हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं सचिन। एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके डेली पॉलिटी की क्लास में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो कल हमने देखा था, इसके पहले का जो अनुच्छेद था दोस्तों, क्या देखा था हमने 73 को देखा था, 72 को देखा था, 71 को देखा था। हमने राष्ट्रपति के जो इंपॉर्टेंट 5 प्रकार की जो शक्तियाँ थी उसको हमने देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे अनुच्छेद 74 को देखेंगे। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 74 को देखेंगे, अनुच्छेद 77 को देखेंगे। अब आपके मन में होगा कि 74 के बाद 77 कैसे आता है? तो जी हाँ दोस्तों, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति के हम बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम कवरेज कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि संवैधानिक जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति का, वो लगभग 52 से लेकर के 62 है, जो कि हम लोग पूर्णतः कवर कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं राष्ट्रपति के अन्य शक्तियों और अन्य अनुच्छेद के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें कि क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 74 के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 74 में है क्या। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति से कोई भी अनुच्छेद है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चैप्टर जाहिर सी बात है दोस्तों लंबा है। अभी इसके आगे हम देखेंगे कि उनका विधेयक और जो दोनों सदन में बैठक बुलाई जाती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, मतलब अन्य तरीके से जो जानकारी है वो अन्य अनुच्छेद में करके दी गई है। यानी राष्ट्रपति के जो इतर, मतलब उनके जो संवैधानिक अनुच्छेद से अलग कुछ प्रावधान है, कुछ अनुच्छेद हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना, और बोर्ड पे अगर ध्यान देंगे दोस्तों तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा कोई मतलब कंफ्यूजिंग ही नहीं होगी कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में ना आए। बस आप अगर एक बार अच्छे से इस वीडियो को फॉलो करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो यकीन मानिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सीधे आपके दिमाग में छपेगा दोस्तों। ऐसी क्लास आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, बट लेकिन उन चीज़ों को ऊपर ऊपर से लोग पढ़ाते हुए चले गए होंगे। लेकिन मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, उस कंसेप्ट के लेवल से पढ़ाऊंगा आपको, कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आपके अंडर में होगा, यानी आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति जो है क्या करेगा? राष्ट्रपति जो होता है किसके सलाह पर कार्य करता है? वो मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से थोड़ा सा राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति को लेकर जो बात की गई है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। कभी कभी आ जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बारे में दे देता है। तो हर चीज़ें अलग अलग दृष्टिकोण से पूछी जाती है। हर सबके जो एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है वो अलग अलग होती है। वो केवल लाइन तो यही रखेगा, लेकिन इसमें टर्म को क्या करेगा? टर्म को जो है मंत्रिपरिषद की जगह कार्यपालिका कर देगा। उसी में आप अगर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देखेंगे तो वही धराशायी हो जाएंगे। बट इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कॉन्सेंट्रेट बना के रखना है, ताकि एक एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, ठीक है। तो सबसे पहले कहा है कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करता है। लेकिन उसमें 2 संशोधन किए गए हैं। क्या दोस्तों? उसमें 2 संशोधन है। क्या? पहला संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्या दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद के द्वारा, क्या दोस्तों, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति बाध्य होगा। क्या? अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। ये किसमें कही गई है? ये किस संशोधन के माध्यम से ये प्रस्ताव लाया गया था? ये लाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया कि 2 संशोधन हुए थे। पहला संशोधन तो 42वां हुआ था, दूसरा संशोधन हुआ था क्या? 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था। क्या दोस्तों? 44वां संविधान, मेरी बातों को गौर से सुनना, ये संशोधन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। 42वां को हमेशा 76 से जोड़ना, यानी 1976 से, 44वां को हमेशा 1978 से जोड़ना। ये दोनों संशोधन आपको मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही संशोधन इनके माध्यम से हुए हैं। तो ये जो दोनों संशोधन है, ये तो आपके जुबान पे यानी आपके टिप पे होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या, जब 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उनके अंदर क्या क्या बदलाव दिए गए थे। लगभग इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हो गए हैं।
और ज़्यादा तरीके से देखेंगे तो उसमें 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ज़्यादा ही कुछ चेंज किया गया है। तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन आपके टिप पे होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है? ताकि यहाँ से कोई संशोधन पूछे तो आप गलत ना करें, ठीक है दोस्तों? तो पहले हमने देखा क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति उसके लिए क्या होगा? बाध्य होगा, मतलब उनके कहने को मानेगा, नकार नहीं सकता है। ये प्रावधान संविधान में दिया गया है, ठीक है? उसके बाद अगर दूसरे संशोधन की बात करें तो दूसरा संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये बात कही जाती है कि जो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, क्या दोस्तों? जो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, उसमें 44वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है उसे एक बार फिर से पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के पास उस सलाह को दोबारा भेज सकता है। क्या दोस्तों? इस बात को गौर से सुनना, ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ। क्या दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मंत्रिपरिषद के द्वारा जो दी गई सलाह है, राष्ट्रपति उसे अपने पास से फिर एक बार पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन जो राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद पहले भेजती है, फिर राष्ट्रपति 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उसी विचार को एक बार पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेजता है। लेकिन मंत्रिपरिषद पुनः विचार करने के बाद जब दोबारा राष्ट्रपति को सलाह देगी दोस्तों, तो क्या होगा? राष्ट्रपति उस पर बाध्य होगा, राष्ट्रपति उसे नकार नहीं सकता। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाह रहा हूं कि इस मामले की सुनवाई कोर्ट में भी नहीं हो सकती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि ये जो बात कही गई है मूलतः संविधान में कही गई है। इसकी जो इसकी सुनवाई है वो किसी न्यायालय में बाध्य नहीं होगी, यानी किसी न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं होगी। क्या? जो मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दी जाती है किसको? राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होगा। इसमें कब, क्या, क्यों, कैसे, ऐसी कोई भी मामला इसमें दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय भी इसमें कुछ नहीं बोल सकता है। ये प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है? तो मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 77 को लगे हाथ देख लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं सीधे, क्या दोस्तों? उसके बाद चलते हैं हम सीधे 78 पे चलते हैं। उसके बाद जो आगे अनुच्छेद आएंगे, जो राष्ट्रपति के रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए अनुच्छेद 77 की बात कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि देश की जो कार्यपालिका है वो क्या होगी? देश की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर मानी जाती है। क्या दोस्तों? जो देश की कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के नाम पर मानी जाएगी। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है अनुच्छेद 77 कह रहा है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अनुच्छेद 78 की तरफ। तो आइए दोस्तों अनुच्छेद 78 को देखते हैं कि अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के लिए क्या प्रावधान दिए गए। थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी दोस्तों, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे फिर आप सही नहीं कर पाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ आपकी होगी ना, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी देना चाहता हूं। अगर आप कंसंट्रेट होकर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपके माइंड में सेव हो जाएगी, ठीक है? तो आइए अनुच्छेद 78 को देखते हैं कि अनुच्छेद 78 क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, क्या दोस्तों? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संघ, क्या दोस्तों? कि वह संघ से संबंधित सभी विधायी और प्रशासनिक जानकारी प्रधानमंत्री से मंगवा सकता है। क्या दोस्तों? एक बार फिर से मैं कह रहा हूं और गौर देना, ठीक है? कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, क्या दोस्तों? राष्ट्रपति अधिकार, इस राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कुछ अधिकार ही नहीं होता है, उनके पास बहुत ऐसे अधिकार हैं, उनसे बड़ा शक्ति किसी की हो ही नहीं सकती है, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संघ से संबंधित, क्या दोस्तों? संघ से संबंधित सभी विधायी और प्रशासनिक शक्तियों की जो जानकारी है, जो प्रशासनिक जानकारी है वो प्रधानमंत्री से मंगवा सकता है या मांग सकता है। क्या दोस्तों? एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है दोस्तों कि वह संघ से संबंधित, क्या दोस्तों? कि वह संघ से संबंधित विधायी और प्रशासनिक जानकारियां किससे मांग सकता है? प्रधानमंत्री से मांग सकता है, ठीक है? किससे मांग सकता है? प्रधानमंत्री से मांग सकता है। और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है, क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि इस आज्ञा का पालन किया जाए। क्या दोस्तों? कि राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया गया आज्ञा है, जो विधायी और प्रशासनिक शक्तियां की मांग कर रहे हैं, कौन? राष्ट्रपति महोदय। किससे? प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, उनको इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। क्या दोस्तों? इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई। आइए इसके आगे देखते हैं, अनुच्छेद 80 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 80 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्यों का क्या करेगा? मनोनीत करेगा या मनोनयन करेगा। याद है आपको जब मैंने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको समझाया था, तो वहीं पे बोला था कि राष्ट्रपति के जो पक्ष में
वो कौन जो यही सदस्य होते हैं, यही 12 सदस्य जो होते हैं, जिनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर राष्ट्रपति अगर इन 12 सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, जब मैं अगर किसी को अपने पक्ष में लूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो मेरे फ़ेवर में रहेगा ना। तो इसीलिए ये जो 12 व्यक्ति हैं, इनको राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इन्हें मनोनीत करता है। अगर राष्ट्रपति ही इन्हें मनोनीत करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वोट भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है? इसीलिए क्या किया गया है? इसीलिए बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है? आइए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 85 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 85 में क्या इंक्लूड किया गया है? कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति, क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति सत्र का समापन कर सकता है। क्या दोस्तों? जब संसद में सत्र बुलाई जाती है, तो उसका समापन कौन करेगा? उसका समापन राष्ट्रपति करता है। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 85 के माध्यम से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद क्या करता है? सत्र का क्या कर सकता है? सत्र का विघटन भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या? सत्र का विघटन भी कर सकता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। पहले एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति सत्र का समापन कर सकता है, उसके बाद सत्र का विघटन भी कर सकता है। क्या दोस्तों? सत्र का विघटन भी कर सकता है। उसके बाद कह रहा है कि यह लोक सेवा का विघटन भी कर सकता है। क्या दोस्तों? यह लोकसभा का भी विघटन कर सकता है। यानी ये सत्र का भी विघटन कर सकता है और लोकसभा को भी क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। जी हाँ। अच्छा, ये सत्र तो विघटन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? लोकसभा का भी विघटन कर सकते हैं और सत्र का समापन भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल होना चाहिए आपको हमसे कि क्या ये राष्ट्रपति अपने मर्जी से करते हैं या उनकी विधायी शक्ति है या कोई और रीज़न है? ये तो सवाल बनता है ना दोस्तों। एक लाइन में मैं जवाब देना चाहता हूँ। फिर वही प्रक्रिया होगी, क्या? कि मंत्री परिषद की सलाह पर ये कार्य करेंगे। क्या दोस्तों? मंत्री परिषद की सलाह पर ये कार्य करेंगे। कौन? राष्ट्रपति जी, ठीक है? एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं ताकि चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ ना हो। राष्ट्रपति का जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो क्या कर सकता है? सत्र का समापन, जो सत्र संसद में बुलाए जाते हैं, वो सत्र का समापन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर उनके विघटन की बात करें, तो विघटन भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है दोस्तों? और लोकसभा की विघटन की बात करें, तो वो भी राष्ट्रपति कर सकता है। ये तीनों अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। अगर याद ना हो तो इस चीज़ को नोट कर लेना अपने नोट्स में, ताकि दोबारा इससे क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है? ये सब इसमें 3 फैक्ट आपको देखने को मिल जाएँगे, एक समापन, एक विघटन, एक फिर विघटन, यानी सत्र का विघटन और लोकसभा का विघटन। ये सब अपनी मर्जी से राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये मंत्री परिषद की सलाह पे ही करते हैं। क्या दोस्तों? मंत्री परिषद की सलाह पे ही करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? तो आज हमने क्या देखा? अभी देखा हमने कि 78 हो गया और 78 हो गया, 80 को देखा हमने, 85 को देखा, ठीक है? तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है? उसके बाद हमने उसमें लगे हाथ 77 को भी देखा, यानी पूर्णतः हमने 4 अनुच्छेदों को डिस्कस किया आज, ठीक है? तो जिस अनुच्छेद की जिस हिसाब से लंबाई होती है, उसी हिसाब से हम उसको क्लास में ऐड करते हैं। अगर ज़्यादा लंबा होता है तो 1 ही 2 अनुच्छेद रखते हैं, अगर अनुच्छेद थोड़ा-सा मतलब शॉर्ट है तो उसमें 2 से 3, कभी-कभी 4 हो जाते हैं, कभी-कभी 5 हो जाते हैं, ठीक है? तो आई थिंक जितना मैंने आज आपको पढ़ाया वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आशा करते हैं कि आपको एक बार फिर से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के रिलेटेड इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं कि एक बार पढ़ने से कहीं न कहीं कन्फ्यूजिंग बनी रहती है, ठीक है? मेरे ख्याल से मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया, आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूजिंग है दोस्तों, तो एक बार जाकर घर पे फिर रिवाइज़ करना, और उसके बाद भी अगर ना याद हो तो कम से कम 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें खुद पे खुद आपके माइंड में सेव हो जाएगी। क्योंकि 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको रिवाइज़ करने में। और सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि हम लोग पढ़ते ज़्यादा हैं लेकिन रिवाइज़ कम करते हैं। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि सबसे ज़्यादा रिवाइज़ करना, कम पढ़िए लेकिन उसे कंठस्थ करके अपने माइंड में रखिए, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में उसको क्या कर सकते हैं, क्या करें, अच्छे परफॉर्मेंस करें, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर से मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।